नमस्कार दोस्तों। आज हम 12th क्लास के गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी को समझेंगे। पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और इस हिसाब किताब का आपकी और मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए देश के बजट की भाषा को बिल्कुल आसान बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले बजट है क्या, फिर इसके 3 बड़े मकसद, उसके बाद सरकार की कमाई, फिर सरकार का खर्चा और आखिर में इस घाटे का सच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, ये गवर्नमेंट बजट आखिर है क्या चीज। देखिए, इसको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचिए। जैसे आपके घर का एक मंथली बजट होता है ना, कितनी सैलरी आई, कहाँ कहाँ खर्च हुई, बस ये वही चीज है पर पूरे देश के लेवल पर। और ये कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में इसका जिक्र है। इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। बेसिकली अगले फाइनेंशियल ईयर में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, सरकार की अनुमानित कमाई और खर्च का पूरा हिसाब किताब है ये। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। पर सवाल ये है कि इसकी जरूरत ही क्या है, क्यों बनाती है सरकार ये बजट। इसके 3 बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट मकसद हैं। पहला एलोकेशन फंक्शन, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और तीसरा स्टेबलाइजेशन फंक्शन। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। चलिए पहले एलोकेशन को समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। मान लीजिए आपने एक चॉकलेट खरीदी। वो चॉकलेट सिर्फ आपकी है। जब आप उसे खा लेंगे तो वो किसी और के लिए नहीं बचेगी, राइट। और उसके लिए आपने पैसे दिए तभी वो आपको मिली। इसको कहते हैं प्राइवेट गुड। लेकिन अब सोचिए एक नेशनल हाईवे के बारे में। क्या आपके उस रोड पर गाड़ी चलाने से वो रोड किसी और के लिए कम हो जाती है? नहीं। क्या आप किसी को उस रोड पर चलने से रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये है एक पब्लिक गुड। और ऐसी चीजें जैसे रोड्स, नेशनल डिफेंस, पार्क्स, ये काम सरकार को ही करना पड़ता है। अब आते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन पर। देखिए, समाज में कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ बहुत गरीब। सरकार बजट के जरिए इस गैप को कम करने की कोशिश करती है। कैसे? अमीरों पर थोड़ा ज्यादा टैक्स लगाकर और उस जमा किए हुए पैसे से गरीबों को सब्सिडी देकर या उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाकर, ताकि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा फेयर हो सके। और तीसरा और बहुत ही जरूरी फंक्शन, स्टेबलाइजेशन। सोचिए इकोनॉमी एक गाड़ी की तरह है। कभी बहुत तेजी से भागती है जिससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है, तो कभी बिल्कुल सुस्त हो जाती है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। सरकार बजट का इस्तेमाल इस गाड़ी के एक्सेलरेटर और ब्रेक की तरह करती है। जब इकोनॉमी स्लो हो तो सरकारी खर्चा बढ़ाकर एक्सेलरेटर दबाती है, और जब महंगाई बढ़ रही हो तो खर्चा कम करके ब्रेक लगाती है। सिंपल। ऑलराइट, तो हमने ये तो देख लिया कि बजट क्यों जरूरी है। अब आते हैं इसके हाउ पर। मतलब इतना सब कुछ करने के लिए सरकार के पास पैसा आता कहां से है। लेट्स फॉलो द मनी। हाँ, तो ये सवाल तो सबके मन में आता है कि इतने लाखों करोड़ों रुपए आखिर सरकार की कमाई का सोर्स क्या है। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये समझो पूरे बजट का मास्टर प्लान है, एक ब्लूप्रिंट। इसी एक चार्ट में सरकार की सारी कमाई और सारे खर्च का स्ट्रक्चर छिपा है। चलिए इसको आसान बनाते हैं और इसके हर हिस्से को आराम से समझते हैं। तो देखिए, सरकार की जो इनकम है उसको मोटा मोटी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा है कैपिटल रिसीट्स। अब इनमें फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। रेवेन्यू रिसीट सरकार की रेगुलर हर साल होने वाली कमाई है। सोचो जैसे सैलरी। इससे ना तो सरकार पर कोई कर्ज चढ़ता है, ना ही उसकी कोई प्रॉपर्टी बिकती है। लेकिन कैपिटल रिसीट्स ऐसी कमाई है जिससे या तो सरकार पर कोई लायबिलिटी मतलब उधारी बढ़ जाती है, या फिर उसका कोई एसेट मतलब संपत्ति कम हो जाती है। तो रेवेन्यू रिसीट्स यानी सरकार की रोज की कमाई आती कहां से है? इसके 2 मेन सोर्सेस हैं। एक है टैक्स रेवेन्यू, जो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी इन सब से आता है। और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे सरकारी कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड या गवर्नमेंट सर्विसेज की फीस। ये वो पैसा है जो सीधा सरकार की तिजोरी में जाता है, इसे किसी को वापस नहीं करना। और अब आते हैं कैपिटल रिसीट्स पर, यानी जो कभी कभी होने वाली कमाई है। ये कहां से आती है? पहला लोन्स, जो सरकार पब्लिक से, आरबीआई से या दूसरे देशों से लेती है। दूसरा पुराने दिए हुए लोन्स की रिकवरी से। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, डिसइन्वेस्टमेंट से। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जब सरकार अपनी किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी यानी पीएसयू के शेयर्स बेचती है। तो आप देख रहे हैं ये कमाई या तो उधार है या अपनी प्रॉपर्टी बेचकर आ रही है। ओके, तो पैसा कहां से आ रहा है ये हमने देख लिया। अब कहानी का दूसरा हिस्सा, ये सारा पैसा जाता कहां है। लेट्स लुक एट द एक्सपेंडिचर। तो सवाल वही है, इतना जो पैसा जमा हुआ उसको सरकार खर्च कहां कहां करती है। देखिए, बिल्कुल इनकम की तरह खर्चा भी 2 टाइप्स का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रोजमर्रा के खर्चे, जैसे सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरीज देना, सब्सिडीज देना। इस खर्चे से देश में कोई नया एसेट क्रिएट नहीं होता। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्च है जिससे देश के लिए फ्यूचर एसेट्स बनते हैं, जैसे नए हाईवेज बनाना, मेट्रो लाइंस बिछाना, नए हॉस्पिटल्स बनाना। ये एक तरह से देश के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। तो इस रोज के खर्चे यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, आपको जानकर शायद हैरानी हो, पर इसका सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा कंपोनेंट पुराने लोन्स पर इंटरेस्ट चुकाने में जाता है। इसके अलावा डिफेंस सर्विसेज पर खर्चा, लोगों को दी जाने वाली फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडीज और सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज और पेंशन्स, ये सब इसमें शामिल है। और अब बात करते हैं देश बनाने वाले खर्चे की, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है? नई जमीन, बिल्डिंग्स, मशीनरी खरीदना, सरकारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना और स्टेट गवर्नमेंट्स को डेवलपमेंट के लिए लोन्स देना। ये वो खर्चा है जो देश की ग्रोथ इंजन को फ्यूल देता है। तो हमने कमाई देख ली, खर्चा देख लिया। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर। क्या होता है जब आपका खर्चा आपकी कमाई से ज्यादा हो जाए? आम जिंदगी में इसे कर्ज कहते हैं, सरकार की भाषा में इसे कहते हैं डेफिसिट। चलिए इस घाटे के सच को समझते हैं। सबसे पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब क्या है? जब सरकार के रोज के खर्चे उसकी रोज की कमाई से ज्यादा हो जाते हैं, यानी सरकार अपनी डेली रनिंग कॉस्ट्स के लिए भी पूरी कमाई नहीं कर पा रही है। ये बिल्कुल वैसा है कि आपकी सैलरी तो आई, पर महीने के रोज के खर्चे पूरे करने के लिए भी आपको उधार लेना पड़ रहा है। और अब द बिग वन, वो नंबर जिसे हर इकोनॉमिस्ट, हर इन्वेस्टर, पूरी दुनिया गौर से देखती है, फिस्कल डेफिसिट। और 2023-24 के लिए अनुमानित आंकड़ा था जीडीपी का 5.6%।
तो ये फिस्कल डेफिसिट है क्या? इसको लेके कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल, जितना फिस्कल डेफिसिट का नंबर है ठीक उतना ही पैसा सरकार को उस साल मार्केट से उधार लेना पड़ेगा अपने सारे खर्चों को पूरा करने के लिए। दैट्स इट। यही वजह है कि ये बजट का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। अब एक और आखिरी डेफिसिट समझते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या है? देखिए, जो टोटल उधारी है यानी फिस्कल डेफिसिट, उसमें से एक बड़ा हिस्सा तो पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाने में चला जाता है। अगर हम उस ब्याज वाले हिस्से को हटा दें तो जो बचता है वो है प्राइमरी डेफिसिट। ये नंबर हमें ये बताता है कि इस साल के खर्चों के लिए सरकार ने कितना उधार लिया पिछले सालों का बोझ हटाकर। इसलिए ये किसी भी करंट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल डिसिप्लिन को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। हमने देखा कि देश में रोड्स, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए सरकार का घाटा करना, उधार लेना जरूरी है। तो फिर ये हमारे और आपके जैसे आम आदमी के लिए एक टेंशन की बात, एक चिंता का विषय क्यों बन जाता है? इस पर सोचिए जरूर। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।